हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग जैसा आपको पता है कि आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका पहला पाठ दुख का अधिकार पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन 2 भागों में, भाग 1 और भाग 2 में बहुत अच्छी तरह से बच्चों पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसके मौखिक प्रश्न भी कर लिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये लिखित प्रश्न बहुत आसान से आसान भाषा में मैंने लिखने का प्रयास किया है। लेसन भी आपने समझा हुआ है और एक बार फिर हम ये लिखित प्रश्न समझ कर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो कि बस जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर कॉपी में उतार लें और फिर समझे नहीं। अगर समझ के लिखेंगे तो क्या होगा, साथ साथ याद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 और हम करने जा रहे हैं लिखित प्रश्न। तो इसमें लिखित में क भाग के पहले प्रश्न हैं। 3 भागों में है ये लिखित प्रश्न, क, ख और ग। तो क भाग के प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, है ना। तो ये लगभग 2 लाइन में मान लीजिए कि उत्तर हमें लिखना होगा। 2 से ढाई भी हो सकता है, ठीक है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो बच्चों इसका उत्तर है, मनुष्य की पोशाक समाज में उसकी आर्थिक स्थिति, दर्जा और अधिकार को दर्शाती है। पोशाक ही उसे समाज में आदर दिलाती है और मनुष्य में भेद करती है। ठीक है बच्चों, है ना। हम लोगों ने पाठ में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, किसी व्यक्ति की पोशाक देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस स्तर का, किस दर्जे का व्यक्ति है, उच्च स्तरीय है, कोई बैगर है, कोई गरीब व्यक्ति है या किस प्रकार का व्यक्ति है, उसी हिसाब से उसे आदर मिलता है। दूसरा देखिए, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है ना। अड़चन मतलब रुकावट, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए क्या महत्व है। अब देखिए, कब यही पोशाक है ना जो हमें आदर दिलाती है, कब हमारे लिए बंधन या अड़चन या रुकावट जैसा बन जाती है। तो इसका उत्तर है, जब हम अपने से निम्न हैसियत वाले व्यक्ति के साथ बैठकर उसके दर्द और पीड़ा को बांटना चाहते हैं, तब हमारी पोशाक हमें हमारी उच्चता का ध्यान दिलाकर ऐसा करने से रोकती है और बंधन और अड़चन बन जाती है ना। जब भी हम चाहते हैं, कभी हम अगर दिल से चाहते हैं, हम किसी की पीड़ा से द्रवित होते हैं, जैसे लेखक उस बूढ़ी स्त्री की पीड़ा से द्रवित हो रहा था और उसका दर्द जानना चाहता था, लेकिन क्या हुआ था, उनकी पोशाक अड़चन बन गई। उन्हें उसके पास फुटपाथ पर बैठकर उससे हालचाल पूछने में संकोच हुआ। किस कारण? क्योंकि उनकी पोशाक अच्छी थी और उस महिला की पोशाक अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से वह कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि एक मनुष्य से जो आत्मिक संबंध होता है, जो मनुष्यता का संबंध होता है, उसे भी वो बनाने में रुकावट पैदा कर देती है। प्रश्न 3 देखिए, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? ठीक है, उत्तर वही है कि वो जानना चाहता था पर क्यों नहीं जान पाया? पोशाक के कारण। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि अपनी उच्च स्तरीय पोशाक के कारण फुटपाथ पर बैठकर महिला से उसका हाल नहीं पूछ पाया, है ना। उसे संकोच हुआ कि मैं इस महिला के साथ अगर इसके पास बैठ जाऊंगा और इसका हाल चाल पूछूंगा तो मेरी पोशाक के कारण और इसकी ख़राब पोशाक के कारण लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस संकोच के कारण लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझा बच्चों मैं इसलिए रही हूँ, साथ साथ जो लिखा है वो तो लिखा ही है ना। जो हम समझ रहे हैं
यानी कि अगर एग्ज़ाम में आंसर आता है तो आप उसे अपने शब्दों में अपनी भाषा में भी समझा कर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर यहाँ लिखा है आपको एज़ इट इज़ वही लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आंसर लिखें तो और भी अच्छा लिख पाएँ, अपनी भाषा में लिखें तो और भी अच्छा लिखें, इसलिए उसको समझते भी जा रहे हैं ना। अब चौथा प्रश्न देखिए, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? कहानी से हमें पता चल गया बच्चों की भगवाना उस बूढ़ी स्त्री का बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर है, भगवाना के पास शहर के नज़दीक 1.5 बीघा जमीन थी जिसमें वह कचियारी करके, कचियारी का शब्दार्थ आपकी किताब में पीछे लिखा हुआ है, सब्जी तरकारी आदि जो बेचते हैं ना, सब्जी और तरकारियों को खेत में बोना, ये काम होता है, फिर उसको निकाल के बेचना, है ना, तो ये होता है कचियारी का काम। तो वो कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खेत पर उगे तरकारी, खरबूजे आदि बाजार बेचकर कभी वह स्वयं बेचने फुटपाथ पर बैठ जाता था और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी, है ना। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी, है ना। हमने देखा ना अगले दिन बेच रही थी रोती रोती, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर देखिए, जब बुढ़िया के पुत्र को सांप ने डस लिया तो उसकी झाड़ फूंक, नागदेव की पूजा और अंत में लड़के के मृत्यु संस्कार में हुए खर्चे के कारण बुढ़िया के घर में धन और अन्न का एक दाना भी न बचा था। भूख से तड़पते पोता पोती को तो उसने खरबूजे खाने को दे दिए, लेकिन बुखार से तपती बहू को भोजन मिलना ज़रूरी था। कहीं से उधार मिलने की भी कोई आशा न थी, इसीलिए लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचना बुढ़िया की मजबूरी थी, है ना। वो मजबूरी के कारण बेच रही थी। उसके पोता पोती भूख से तड़प रहे थे, उसकी बहू भूख से तड़प रही थी, कोई उनको खाना देने वाला, पैसे देने वाला नहीं था। ऐसी हालत में बुढ़िया अपने दुख को अपने हृदय में दबाकर खरबूजे बेचने निकलना पड़ा। प्रश्न 6 देखिए, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई, है ना। तो इसको देखिए, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक ने सोचा कि इस बेचारी के पास तो अपने जवान पुत्र की मृत्यु पर रोने का भी समय नहीं है, और तभी लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली सम्रांत, सम्रांत का मतलब है कि जो उच्च वर्ग की थी, है ना, जो उच्च वर्ग की महिला थी, धनी महिला थी, तो अपने पड़ोस में रहने वाली सम्रांत महिला की याद आई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद दुख के मारे 2.5 मास तक, यानी करीब 2.5 मास तक पलंग से भी ना उठ सकी थी। मतलब इतनी दुख में थी कि वो 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ पा रही थी और दुख के कारण पलंग पर ही पड़ी थी। लेखक सोचने लगे कि क्या इस माँ का दुख उस माँ के दुख से कम है ना। लेखक ने सोचा कि ये भी तो माँ है जो अभी अभी खरबूजे बेचने आ गई दूसरे दिन, क्या इस माँ का दुख उस माँ के दुख से कुछ कम है, ऐसा उन्होंने सोचा। अब देखिए प्रश्न, लिखित प्रश्न का ख भाग पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हमें लंबे उत्तर लिखने हैं, पहले तो बहुत छोटे छोटे थे, अब हम इसको कम से कम 5 लाइन में, 6 लाइन में, 4 लाइन में कम से कम इसके उत्तर होने चाहिए। तो देखिए, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए, है ना। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो लिख रहे हैं, जो वो कह रहे थे, अगर ऐसा का ऐसा उन्हीं के शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है बच्चों, तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, यानी तब उसी प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, जैसा उन्होंने कहा उसी वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। लेकिन यदि आपका प्रश्न ये कह रहा है कि अपने शब्दों में लिखिए,
तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में घृणा से बातें कर रहे थे। कोई उसे बेहया बता रहा था, है ना, बेहया मतलब बेशर्म बता रहा था, और कोई यह कह रहा था कि इन लोगों के लिए रिश्ते नाते और धर्म ईमान का कोई महत्व नहीं है, इनके लिए बस पेट भरना ही सबसे ज़रूरी काम है ना। इस तरह की बातें कह रहे थे ना लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। उसका उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का एक जवान बेटा था, जिसे एक दिन पहले खरबूजे चुनते समय सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। पोता पोती बहू सब भूखे थे। बहू को तो तेज बुखार भी था और इधर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। इसलिए मजबूरी में अगले दिन ही बुढ़िया को खरबूजे बेचने आना पड़ा। ठीक है बच्चा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। इसका उत्तर देखिए, बुढ़िया माँ ने बावली होकर, बावली मतलब एकदम बावली पागल सी हो गई, जब बेटे को काट लिया ना तो एकदम घबरा के पागल हो गई, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने बावली होकर सारे उपाय किए। ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक कराई, नाग देवता की पूजा कराई, घर में जो कुछ अन्न धन आटा अनाज था सब कुछ दान दक्षिणा में दे दिया, फिर भी पुत्र को बचा न सकी, है ना, फिर भी उनका पुत्र नहीं बच पाया। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। इसका उत्तर देखिए, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला को याद किया। संभ्रांत मतलब धनी, है ना, समाज में सम्मानीय उच्च स्तर की महिला को याद किया, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, है ना, 2.5 मतलब 2.5 मास तक पलंग से भी ना उठ सकी थीं। उन्हें पुत्र वियोग में हर 15-15 मिनट पर मूर्छा आ जाती थी और होश में आने पर आँख से आंसू ही ना रुकते थे। दो डॉक्टर सदा उनके सिरहाने उनकी देखभाल के लिए बैठे रहते थे। लेखक ने अंदाज़ा लगाया कि इस बुढ़िया का दुख भी उतना ही बड़ा है, लेकिन मजबूरी के कारण उसके पास दुख मनाने का समय भी नहीं है ना। इस तरह से लेखक ने ये बताया है कि जब दुख था उस महिला को, उसका बेटी की मृत्यु हो गई थी, तो वो महिला बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी और बार बार बेहोश हो जाती थी, है ना, और हर समय रोती रहती थी। और एक ये बुढ़िया है कि ये बाजार में फल बेच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी मजबूर है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। दुख का अधिकार कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत लोगों को जब दुख होता है तो समाज के लोग भी उससे द्रवित हो जाते हैं और उनके साथ पूर्ण सहानुभूति जताते हैं ना। लेखक कह रहे हैं जब रिच लोग, अमीर लोग जब दुखी होते हैं सब उनके साथ दुखी होते हैं, लेकिन वही दुख जब किसी गरीब व्यक्ति को होता है तो वही समाज के लोग उसे घृणा से देखते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं, मानो गरीब व्यक्ति को दुख मनाने का अधिकार ही नहीं है। यह कहानी एक प्रकार से समाज पर कटाक्ष करती है कि क्या दुख मनाने का अधिकार सिर्फ धनी लोगों के पास ही है। इस तरह यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। ठीक है, अब बच्चों लिखित प्रश्न के ग भाग में आते हैं। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए।
पहला देखिए, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो इसका क्या आशय है, ये कहना चाह रहे हैं ना, इस जो पंक्तियों का आशय क्या है, अर्थ क्या है। उसका उत्तर देखिए, लेखक इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें झुकने और हमसे निम्न स्तर के लोगों के साथ मिलने जुलने से रोकती है। जिस प्रकार पतंग के कट जाने पर वायु की लहरें उसे एकदम से भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी प्रकार से हमारी पोशाक भी हमें हमसे नीचे स्तर के लोगों के साथ मिलने जुलने से रोकती है। हम अपनी अच्छी पोशाक के कारण स्वयं को उनसे उच्च समझते हैं और मिलने जुलने में संकोच करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न। इनके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है ना। तो इस तरह का बात कहता है ना, इनके लिए ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ये बोल रहे होते हैं जब वो महिला फुटपाथ पर बेच रही होती है, तो एक आदमी जो होता है अपने कान को दिया सिलाई से कुरेदता हुआ ये बात बोलता है कि इनके लिए, मतलब इन जैसे गरीब लोगों के लिए, है ना, बेटा बेटी, खसम मतलब लगाई मतलब पति पत्नी, और धर्म और ईमान ये सब रोटी का टुकड़ा है। रोटी का टुकड़ा अगर मिलता है, यानी रोटी मिल जाए, तो ये सब छोड़ देते हैं। तो इसका आशय देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि भूखा व्यक्ति रोटी प्राप्त करने के लिए कोई भी पाप कर सकता है। जब पेट में भूख की तड़प होती है तो रिश्ते, नाते, धर्म, ईमान सब बेमानी हो जाते हैं। जब मजबूर व्यक्ति के घर में अन्न का एक दाना भी ना हो तो वह तो रोटी पाने का ही प्रयास करेगा। लेकिन कहानी में लोग बुढ़िया की इस मजबूरी को समझे बिना ही उस पर, ये उसे लिख गया बच्चों, है ना, उस पर घृणा से टिप्पणी करते हैं, है ना, उसका तकलीफ तो नहीं समझते और उसको घृणा के साथ उसके बारे में बोल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका आशय हमें बताना है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ लेखक का क्या आशय है? लेखक गरीब बूढ़ी महिला के पुत्र वियोग के दुख की तुलना संभ्रांत महिला के पुत्र वियोग के दुख से करता है ना, क्योंकि दोनों का ही पुत्र वियोग हो गया, दोनों के ही पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन एक है गरीब महिला है और एक संभ्रांत यानी कि उच्च स्तर की महिला है, तो वो तुलना करता है और कौन लेखक है ना, और सोचता है कि दुख मनाने के लिए भी व्यक्ति के पास समय, धन, साधन और सहूलियत होनी चाहिए, जिससे दुख के दिनों में व्यक्ति जीवन यापन कर सके। गरीब व्यक्ति जिसके पास अन्न का दाना भी खाने के लिए ना हो, वह शोक मनाने के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता। लेखक निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहता है कि कितने दुख की बात है कि दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है जो गरीबों के पास नहीं होता, है ना। तो इस तरह से वो लेखक कहते हैं। चलिए बच्चों, इतने ध्यान से देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो बने आपके काम का, आपकी पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक का, वो आप तक पहुंच जाए और आसान से क्वेश्चन आंसर्स आपको इजीली मिल जाएं। ठीक है बच्चों, तो भूलिएगा मत, है ना। और अब अंजू मैम को विदा दीजिए और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।